हेलो एवरीवन। तो इस लेक्चर में हम लोग मोशन इन प्लेन का क्रैश कोर्स करेंगे, जिसमें थ्योरी रिवाइज करेंगे और 25 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे मैं आपको क्विकली में बताता हूँ यहाँ पे क्या क्या करने वाले हैं हम लोग। तो जो 25 प्रॉब्लम्स करने वाले जेईई मेन लेवल के प्रॉब्लम है, और उनमें से 5 प्रॉब्लम जो है पहले आ चुके हैं, यानी प्रीवियस ईयर के है। उसमें से 1-2 प्रॉब्लम जेईई मेन 2020 के भी है। किसी प्रॉब्लम्स को मैं ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करके दिखाऊंगा, जिसमें एक्चुअली में बिना आप कैलकुलेशन किए सिर्फ 3 ऑप्शन को हटा के ऑप्शन सेलेक्ट कर लोगे, ठीक है, जो एग्जाम में यूज़फुल रहता है। तो इंटीजर टाइप के प्रॉब्लम भी हम लोगों ने 5 लिए हैं। फिर हर टाइप के प्रॉब्लम डिस्कस हुए हैं, जितना भी आप सोच सकते हो 2 डायमेंशनल मोशन में। आपको डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टैम्प और पीडीएफ का लिंक मिल जाएगा। तो जैसे आपको मैं एक सैम्पल डिस्क्रिप्शन दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जैसे क्वेश्चंस के नंबर यहाँ पे दिख जाएंगे, आप उसमें मतलब टाइम स्टैम्प दिख जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखना है तो डायरेक्टली इसको क्लिक करो। तो सबसे पहले पीडीएफ डाउनलोड कर लेना। पीडीएफ डाउनलोड करने के बाद क्वेश्चन के थ्रू जाना। क्वेश्चन नंबर 3, 5, 7 नहीं बने तो 3 को देख लेना। इसमें क्लिक करोगे तो 3 खुल जाएगा, इसमें क्लिक करो तो डायरेक्टली 5 खुल जाएगा, इसमें क्लिक करो डायरेक्टली 7 खुल जाएगा, ठीक है। तो इससे आपका टाइम बहुत बचत होगा, है ना। तो याद रखना कि हम लोग ऑलमोस्ट 1 आवर में हर चीज़ कवर करने वाले हैं, 25 क्वेश्चन भी एज वेल एज थ्योरी भी, ठीक है ना। तो इससे अच्छा रिवीजन आपको कहीं नहीं मिलने वाला, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, लास्ट में थ्योरी रिवाइज करेंगे। तो लिंक तो आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, अगर आपको पहले थ्योरी देखना है तो आप थ्योरी देख सकते हो, ठीक है। तो मैं पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूँ, थ्योरी लास्ट में। अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम अ हॉरिजॉन्टल प्लेन सच दैट इट्स वेलोसिटी वेक्टर एट टाइम टी इज गिवन बाय दिस, इट्स रेंज ऑन द हॉरिजॉन्टल प्लेन इज गिवन बाय, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे ध्यान दो, वेलोसिटी ऐसा है तो आप देखोगे तो एक्स कॉम्पोनेंट ऑफ वेलोसिटी तो कांस्टेंट है, ठीक है। तो ये आपका एक्स कॉम्पोनेंट ऑफ वेलोसिटी कितना है, ए। और वाई कॉम्पोनेंट ऑफ वेलोसिटी अगर आप देखोगे, ठीक है ना, तो वेलोसिटी अलोंग एक्स एट एनी टाइम कांस्टेंट, ठीक है। वेलोसिटी अलोंग वाई आपको दिया हुआ है बी माइनस सी टी। इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो एक्सीलरेशन अलोंग वाई मिल जाएगा। तो एक्सीलरेशन अलोंग वाई क्या मिल रहा है, ठीक है। तो ये तो आपका नॉर्मल जो आप प्रोजेक्टाइल पढ़ते हो वैसा ही क्वेश्चन हो गया। एक्स के अलोंग वेलोसिटी कांस्टेंट है, वाई के अलोंग एक्सेलरेशन है, ठीक है। और वाई के अलोंग इनिशियल वेलोसिटी कितना हो जाएगा, टी के लिए 0 पुट करेंगे तो वाई के अलोंग इनिशियल वेलोसिटी कितना हो जाएगा, बी मिल जाएगा। यानी अगर पार्टिकल को जब फेंक रहे हो तो एक्स के अलोंग कॉम्पोनेंट ऑफ वेलोसिटी ए है, वाई के अलोंग कॉम्पोनेंट ऑफ वेलोसिटी बी है। तो आपको रेंज पूछा गया है। रेंज क्या होता है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा, यानी 2 साइन थीटा कॉस थीटा बाय जी। इसको हम लोग यू कॉस थीटा इंटू यू साइन थीटा बाय जी भी लिख सकते हैं। और एक्चुअली में यहाँ जी नहीं होता है, मतलब जी होता है उस फॉर्मूले में। इस फॉर्मूले में उसको कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन अलोंग वाई, ठीक है। मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन अलोंग वाई, है ना। अब मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन अलोंग वाई कितना है, सी। तो ये 2/c, और यहाँ पे यू कॉस थीटा क्या होता है, इनिशियल वेलोसिटी अलोंग एक्स, और यू साइन थीटा क्या होता है, इनिशियल वेलोसिटी अलोंग वाई। क्योंकि आपको याद हो तो ये यू होता है, ये थीटा होता है। तो एक्स के अलोंग इनिशियल वेलोसिटी यू कॉस थीटा, वाई के अलोंग यू साइन थीटा, ठीक है। और यू एक्स और यू वाई हमें पता है, यू आई कितना है, बी है, और यू एक्स कितना है, यू एक्स आपका ए है। तो ये ए बी 2ab/c हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी सही है, ठीक है। अ बॉडी ऑफ मास 5 kg स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन विथ इनिशियल वेलोसिटी इतना, इफ इट कांस्टेंट फोर्स एक्स ऑन इट, द टाइम इन विच इट वाई कॉम्पोनेंट बिकम 0। तो वाई कॉम्पोनेंट ऑफ वेलोसिटी 0 चाहिए, वी वाई हमें 0 चाहिए, ठीक है। तो वी वाई के लिए हमें क्या चाहिए होगा, ए वाई चाहिए होगा। ए वाई के लिए क्या, फोर्स अलोंग वाई डिवाइडेड बाय मास। फोर्स अलोंग वाई कितना है, -5, डिवाइडेड मास कितना है 5, तो ए वाई कितना है, -1, ठीक है। तो क्योंकि एक्सेलरेशन अलोंग वाई कांस्टेंट है तो वेलोसिटी के लिए u + at लिखेंगे, क्योंकि v = u + at कांस्टेंट के लिए यूज़ कर सकते हैं ना। तो 0 = इनिशियल वेलोसिटी अलोंग वाई कितना है, 40, एक्सेलरेशन तो t का वैल्यू कितना आ गया, 40 सेकंड्स, ठीक है। तो इंटीजर टाइप क्वेश्चन था, इसका आंसर कितना हो जाएगा, 40 सेकंड। ये जेईई मेन 2020 का क्वेश्चन है। पार्टिकल मूव सच दैट पोजीशन वेक्टर इज गिवन बाय दिस, देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। तो अगर आप चारों स्टेटमेंट देखोगे सब में वेलोसिटी और आर के बीच का एंगल, वेलोसिटी और ए के बीच का एंगल एंड सो ऑन, ठीक है। तो सबसे पहले वेलोसिटी और ए एक्सेलरेशन निकालते हैं। तो पोजीशन वेक्टर आपको दिया गया है cos ω t i कैप sin ω t j कैप, ठीक है, ये t है ना। तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो वेलोसिटी मिल जाएगा cos ω का डिफरेंशिएशन माइनस ओमेगा साइन ओमेगा होता है ना, और साइन का डिफरेंशिएशन प्लस ओमेगा cos ओमेगा होता है, ठीक है। और इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो एक्सेलरेशन मिल जाएगा, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो साइन का ओमेगा cos ओमेगा हो जाएगा, ठीक है। और cos का माइनस ओमेगा साइन ओमेगा हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे ध्यान दो तो v.r 0 है, क्योंकि इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट देखोगे, दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस का सम क्या आ जाएगा, 0। इसका मतलब है कि v परपेंडिकुलर टू r, ठीक है। और अगर आप देखोगे तो a को आप लिख सकते हो
ए इज़ नथिंग बट माइनस ओमेगा स्क्वायर आर, कॉमन ले लो माइनस ओमेगा स्क्वायर, फिर आर बचेगा, ठीक है ना। और माइनस ओमेगा स्क्वायर क्या होगा, एक नेगेटिव कांस्टेंट होगा, ठीक है। इसका मतलब है ए इज़ अपोजिट टू आर, ए आर के अपोजिट है, ठीक है। तो ए आर के अपोजिट है ना। अब पोजीशन वेक्टर तो ओरिजिन से नापा जाता है, तो अगर ये ओरिजिन है तो पोजीशन वेक्टर ऐसा है, और एक्सेलरेशन आर के अपोजिट है, मतलब एक्सेलरेशन टुवर्ड्स ओरिजिन है। एक्सेलरेशन किस तरफ होगा, टुवर्ड्स ओरिजिन, ठीक है। तो एक्सेलरेशन टुवर्ड्स ओरिजिन है और वेलोसिटी आपका पोजीशन के परपेंडिकुलर, यानी ऑप्शन ए करेक्ट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम ग्राउंड विथ इनिशियल वेलोसिटी यू एट एन एंगल थीटा विथ हॉरिजॉन्टल, रेंज, हाइट और टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला दिया हुआ है। तो यू को फिक्स करते हुए थीटा को वेरी किए, थीटा को इंक्रीज़ किए फ्रॉम 30 to 60, ठीक है ना, है ना। तो आपको क्या चीज़ इंक्रीज़ हो क्या चीज़ डिक्रीज़ हो बताना है, ठीक है। हमें पता है कि रेंज मैक्सिमम कब होता है, 45 पे, ठीक है। तो रेंज यहाँ पे मैक्सिमम होता है, मतलब यहाँ से यहाँ जाते वक्त रेंज इंक्रीज़ हुआ होगा, और यहाँ से यहाँ जाते वक्त रेंज डिक्रीज़ हुआ होगा। तो थीटा को बढ़ा रहे हैं तो रेंज इंक्रीज़ हुआ 45 तक, और 45 डिग्री के बाद रेंज डिक्रीज़ होने लगा, ठीक है। तो आपका रेंज विल इंक्रीज़ एंड डिक्रीज़, यानी ऑप्शन सी और डी तो नहीं हो सकता, क्योंकि दोनों में डिक्रीज़ और इंक्रीज़ है बस, ठीक है। तो रेंज पहले इंक्रीज़ होगा फिर डिक्रीज़ होगा, ठीक है। तो ऑप्शन ए और बी में कोई करेक्ट होगा। अब हाइट और टाइम ऑफ फ्लाइट में सिर्फ साइन थीटा पे डिपेंडेंट है ना। और अगर एंगल आप बढ़ा रहे हो 30 से 60 तक, तो साइन थीटा भी इंक्रीज़ होते जाता है, जितना बड़ा एंगल उतना ज़्यादा साइन थीटा, ठीक है। तो ये हाइट भी इंक्रीज़ होते जाएगा, टाइम ऑफ फ्लाइट भी इंक्रीज़ होते जाएगा, मतलब ऑप्शन बी करेक्ट है, ठीक है। सपोज अ प्लेयर हिट सेवरल बॉल्स, विच बॉल विल बी इन द एयर फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम। तो लॉन्गेस्ट टाइम मतलब टी मैक्सिमाइज करना है, ठीक है। लॉन्गेस्ट टाइम मतलब टी मैक्स। अब टी का फॉर्मूला होता है 2u/g, ठीक है। तो टी मैक्सिमम कब होगा, टी मैक्सिमम कब होगा, जब आपका 2/g तो फिक्स है, u/y मैक्सिमम हो, ठीक है। और हाइट का फॉर्मूला क्या होता है, हाइट होता है u/2g, ठीक है। तो यहाँ से आपको ये भी दिख रहा है कि हाइट भी मैक्सिमम कब होगा, जब u/y मैक्सिमम हो, यानी टी भी मैक्सिमम हो रहा है जब u/y मैक्सिमम हो, और हाइट भी मैक्सिमम हो रहा है जब u/y मैक्सिमम, मतलब t और h, जब t मैक्सिमम कब होगा, जब h मैक्सिमम हो, ठीक है। यानी ऑप्शन बी सही है ना। अ बॉल इज हिट बाय बैट्समैन एट एन एंगल 37 डिग्री एज शोन, द पर्सन स्टैंडिंग एट P should run with what minimum speed so that he catches the ball before it strikes the ground, ठीक है। तो मैन और ये बॉल, तो बॉल यहाँ से चलना स्टार्ट किया, ऐसे पहुँचा, मैन भी उसी मोमेंट में यहाँ से चलना स्टार्ट किया, ऐसे पहुँचा, यानी जितने देर में बॉल यहाँ से यहाँ पहुँच रहा है उतने देर में मैन यहाँ से यहाँ पहुँच रहा है, ठीक है। तो टाइम ऑफ ट्रैवल ऑफ मैन शुड बी इक्वल टू टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ बॉल, है ना, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ठीक है ना। जो सेम टाइम में चलने स्टार्ट, टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ बॉल क्या हो जाएगा, 2u sin थीटा मतलब 3/5/g, तो 3 3 9 2 18 1.8 सेकेंड, ठीक है। तो टाइम ऑफ ट्रैवल ऑफ मैन इतना है। तो वेलोसिटी ऑफ मैन, क्योंकि मैन कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है, तो वेलोसिटी हो जाएगा डिस्टेंस बाय टाइम, ठीक है। डिस्टेंस है 9, टाइम है 1.8, मतलब वेलोसिटी ऑफ मैन कितना होना चाहिए, 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। तो मैन यहाँ से 5 मीटर पर सेकंड के स्पीड से कॉन्स्टेंटली दौड़ेगा तो वो बॉल को पकड़ पाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे याद रखना मैन का हाइट को नेग्लेक्ट करना है विद रिस्पेक्ट टू, यानी मैन को आप चीटी मान सकते हो, ठीक है। एक्चुअल क्वेश्चन में ऐसा चीज़ है, ये मैन ये है, मैन को यहाँ से यहाँ पहुँचना है, तो कितने स्पीड से दौड़ेगा वो, तो 5 मीटर पर सेकंड दौड़ेगा, ठीक है ना। मैन का हाइट को कंपेयर निगलेक्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 7 में बॉल इज प्रोजेक्टेड हॉरिजॉन्टली आफ्टर 3 सेकेंड्स फ्रॉम प्रोजेक्शन, इट्स वेलोसिटी बिकम्स 1.25 टाइम्स, ठीक है। तो यहाँ से फेंके मान लो यू से, ठीक है, 3 सेकेंड बाद यहाँ पहुँच गया, तो हॉरिजॉन्टल तो वही रहेगा क्योंकि वो चेंज नहीं होता है, वर्टिकल चेंज होगा, ठीक है। इनका रिजल्टेंट को सपोज मैं रेट से ड्रॉ करूँ तो ये रिजल्टेंट है, तो रिजल्टेंट बोला गया है 1.25 टाइम्स ऑफ ओरिजिनल है, इनिशियल है, ठीक है। तो अगर ये 1.25 टाइम्स है तो ये एंगल अगर थीटा है तो आप देख सकते हो, बेस पता है, हाइपोटेनस पता है, तो कॉस थीटा लिख सकते हैं u/1.25u। इसका मतलब थीटा कितना है, या कॉस थीटा यहाँ से कितना आ जाएगा, 5/4 4/5, ठीक है। तो कॉस थीटा 4/5 हो गया, है ना। इस एंगल से अगर इसको अगर वर्टिकल कंपोनेंट को वी बोले, तो यहाँ से अगर tan थीटा लिखे तो tan थीटा क्या हो जाएगा, vy/u, ठीक है। tan थीटा कितना हो जाएगा, अगर cos थीटा 4/5 है तो tan थीटा पाइथागोरस थ्योरम से निकाल सकते हो, 3/4 आएगा, ठीक है। तो यहाँ से vy कितना आ जाएगा, vy हो जाएगा 3u/4, ठीक है। तो अब vy कैसे निकालेंगे, क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन में तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, तो ये लगा सकते हैं, और ये क्या है, 0 है, क्योंकि इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी 0 है, ठीक है ना। ay मतलब 10 और t कितना है, 3 सेकेंड, तो 30, तो vy हमें पता है 30 है, ठीक है। तो यहाँ से u का वैल्यू कितना आ गया, 40 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। इट्स वेलोसिटी इन
मीटर पर सेकेंड होना चाहिए था, तो 40 आ जाएगा आंसर, ठीक है। न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन था ये। अ पार्टिकल पी इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द सर्फेस ऑफ ए स्मूथ इंक्लाइन प्लेन। स्मूथ इंक्लाइन प्लेन मतलब देयर इज नो फ्रिक्शन, देयर इज नो फ्रिक्शन मतलब जो पार्टिकल इंक्लाइन में स्लाइड करेगा उसका एक्सप्रेशन कितना हो जाएगा, जी साइन थीटा, ठीक है। ओके, साइमल्टेनियसली अनदर पार्टिकल क्यू इज रिलीज्ड ऑन द स्मूथ फ्रॉम द सेम पोजीशन, ठीक है। तो जिस पॉइंट से एक को ऐसे फेंक दिए ऊपर और एक को छोड़ दिए साइमल्टेनियसली, मतलब दोनों एक साथ स्टार्ट हुआ, ठीक है ना, और रिलीज हुआ मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0। तो पी एंड क्यू कोलाइड आफ्टर 4 सेकेंड्स, तो द स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ पी इज, ठीक है। अगर आप यहाँ पे ध्यान दो तो अगर अलॉन्ग द इंक्लाइन को हम लोग पैरेलल बोले और परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन को ऐसे दिखाए तो अलॉन्ग द इंक्लाइन पैरेलल हुआ, ठीक है। ये सिंबल देंगे, है ना। तो अलॉन्ग द इंक्लाइन के लिए मैं लिखूँ तो याद रखना दोनों सेम पोजीशन पे थे इनिशियली और फाइनली भी सेम पोजीशन पे। जितने देर में क्यू यहाँ से आए उतने देर में पी भी यहाँ से आए, ठीक है ना। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ पी विद रिस्पेक्ट टू क्यू क्या है, 0 है। ओवर 4 इन दिस 4 सेकेंड्स डिस्प्लेसमेंट क्या है, इन 4 सेकेंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ पी विद रिस्पेक्ट टू क्यू 0 है, क्योंकि इनिशियल पोजीशन भी सेम है, फाइनल भी सेम है, ठीक है। तो यानी अगर ये वेक्टर ही 0 है तो इसका पैरेलल कॉम्पोनेंट और परपेंडिकुलर कॉम्पोनेंट दोनों 0 होगा, है ना। कोई अगर वेक्टर का लेंथ ही 0 है तो उसका एक्स और वाई कॉम्पोनेंट 0 होगा, सिमिलरली उसका पैरेलल और परपेंडिकुलर कॉम्पोनेंट 0 होना चाहिए, ठीक है ना। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है, इसका अगर ये चीज़ 0 है, सबसे पहले देखते हैं एक्सेलरेशन ऑफ पी विद रिस्पेक्ट टू क्यू, ठीक है। उसका अलॉन्ग द इंक्लाइन कॉम्पोनेंट देख देंगे। तो अलॉन्ग द इंक्लाइन एक्सेलरेशन ऑफ पी कितना है, पी का देखो पी हवा में जा रहा है, हवा में जा रहा है मतलब उसका टोटल एक्सेलरेशन जी डाउनवर्ड है, ठीक है। तो अगर जी डाउनवर्ड है एक्सेलरेशन किसी चीज़ का, जी डाउनवर्ड, तो ये एंगल 60 है, तो ये आपका 60 हो जाएगा। तो जी का परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन कितना कॉम्पोनेंट है, जी कॉस 60, और पैरेलल टू द इंक्लाइन कितना कॉम्पोनेंट, जी साइन 60, ठीक है। याद रखना पी का एक्सेलरेशन इतना है वर्टिकली डाउनवर्ड जी, है ना, तो उसका परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन इतना है, पैरेलल टू द इंक्लाइन इतना है, ठीक है ना। तो पैरेलल टू द इंक्लाइन पी का एक्सेलरेशन है जी साइन 60 और क्यू का भी एक्सेलरेशन जी साइन 60 था, ठीक है। तो ये एक्सेलरेशन रिलेटिव एक्सेलरेशन अलॉन्ग द इंक्लाइन कितना है, 0 है, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट भी 0 है, ये भी 0 है ना। टाइम तो दोनों के लिए सेम है, ठीक है। तो अगर एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ टी स्क्वायर लगा तो ए तो 0 है, यू नहीं पता हमें, लेकिन एस भी 0 है, लेकिन टी तो 0 नहीं है, टी तो हमें पता है 4 है, ठीक है। टी कितना है, 4 सेकेंड्स। इसका मतलब क्या है, यू क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। यानी यू रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ पी विद रिस्पेक्ट टू क्यू का पैरेलल कॉम्पोनेंट या पैरेलल टू द इंक्लाइन के अलॉन्ग वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ पी विद रिस्पेक्ट टू क्यू कितना है, 0 है। यानी पी का वेलोसिटी अलॉन्ग इंक्लाइन, क्यू का इनिशियल वेलोसिटी, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी की बात हो रही है तो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ पी अलॉन्ग इंक्लाइन, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ क्यू अलॉन्ग इंक्लाइन, इनका डिफरेंस क्या आ जाएगा, 0 है, क्योंकि रिलेटिव वेलोसिटी, ठीक है ना। दिस इंप्लाइज इनिशियल वेलोसिटी ऑफ पी अलॉन्ग इंक्लाइन या पैरेलल टू इंक्लाइन इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी ऑफ क्यू पैरेलल टू इंक्लाइन, ठीक है। अब इनिशियल वेलोसिटी ऑफ क्यू पैरेलल टू इंक्लाइन 0 है, क्योंकि क्यू इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट, रिलीज बोला गया मतलब फ्रॉम रेस्ट, ठीक है, 0 है। तो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ पी अलॉन्ग इंक्लाइन भी 0 होगा, यानी पी को कैसा फेंका गया है, परपेंडिकुलरली फेंका गया है, ठीक है। यानी पी को किस तरफ थ्रो किया गया है, परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन थ्रोन, इंक्लाइन के परपेंडिकुलर फेंका गया था पी को, ठीक है। तो मान लो पी का वेलोसिटी है ये वीपी, ठीक है, या इनिशियल वेलोसिटी को यूपी बोल रहा हूँ, पी का इनिशियल वेलोसिटी कितना है, यू मान लेते हैं, ठीक है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हो जाता है, टाइम ऑफ फ्लाइट हमें पता है, टाइम ऑफ फ्लाइट होता है 2u परपेंडिकुलर बाय ए परपेंडिकुलर, हमेशा, ठीक है, 2u परपेंडिकुलर बाय ए परपेंडिकुलर, है ना। तो u परपेंडिकुलर कितना है, यहाँ पे u है, या u परपेंडिकुलर ही बोलते हैं, चलो ए परपेंडिकुलर। तो p का परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन कितना है एक्सेलरेशन, जी कॉस 60, ठीक है। परपेंडिकुलर वाला ये पैरेलल वाला है ना। टोटल एक्सेलरेशन इतना है, परपेंडिकुलर इतना है, पैरेलल वाला इतना है, ठीक है। cos 60 हाफ होता है तो 5 हो जाएगा, तो 2u परपेंडिकुलर बाय 5। टाइम ऑफ फ्लाइट आपको बोल दिया है क्वेश्चन में 4 है, ठीक है। तो u परपेंडिकुलर कितना हो गया, 5 चौक 20 बाय इतना, यानी 10 हो गया, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ p कितना हो जाएगा, इतना 10, क्योंकि पैरेलल वाला तो 0 है, तो इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ p कितना हो जाएगा, 10, क्योंकि ये वाला p, अब क्वेश्चन देख के आपको लग रहा होगा परपेंडिकुलर, लेकिन क्वेश्चन कहीं लिखा नहीं परपेंडिकुलर, ठीक है, वो पता करना पड़ा, है ना। इतना मेहनत के बाद पता चला कि p को परपेंडिकुलरली फेंका गया है, ठीक है। प्रोजेक्टाइल इज गिवन वेलोसिटी i माइनस 2j, यहाँ मिसिंग है ये चीज़, i अलॉन्ग ग्राउंड है, j अलॉन्ग वर्टिकल है, g का वैल्यू 10 है, तो इक्वेशन प्रायोरिटी क्या होगा, तो इक्वेशन प्रायोरिटी क्या होता है, x tan थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर बाय 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो x के अलॉन्ग 1 है, y के अलॉन्ग प्लस मानते 2 है, ठीक है। प्रिंटिंग मिस्टेक है यहाँ पे, है ना। तो थीटा तो इसको बोलते हैं हम लोग,
तो tan थीटा कितना हो जाएगा, tan थीटा हो जाएगा 2/1, ठीक है। tan थीटा 2 हो जाएगा, तो cos थीटा का भी ज़रूरत है, फॉर्मूला में देख लो cos थीटा कितना हो जाएगा 1/√5, ठीक है। तो y इक्वल टू एक्स tan थीटा माइनस 10x² u स्क्वायर, u स्क्वायर कितना हो जाएगा, चलो u क्या होता है इनिशियल वेलोसिटी, तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं u स्क्वायर हो जाएगा 2 स्क्वायर प्लस 1 5, ठीक है, इंटू कॉस थीटा का स्क्वायर यानी 5, तो 2x माइनस 5x² यानी इतना होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 10 में पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड अप द इंक्लाइन सच दैट इट्स कॉम्पोनेंट ऑफ वेलोसिटी अलॉन्ग द इंक्लाइन इज 10, टाइम ऑफ फ्लाइट इज 2, ठीक है। कॉम्पोनेंट ऑफ वेलोसिटी अलॉन्ग द इंक्लाइन u पैरेलल है 10, टाइम ऑफ फ्लाइट है 2 एंड हाइट कितना है, हाइट है 5, मैक्सिमम हाइट जिसको बोलते हैं, ठीक है। अब टाइम ऑफ फ्लाइट हमें पता है 2 u परपेंडिकुलर बाय a परपेंडिकुलर होता है, और हाइट कितना होता है, हाइट होता है u स्क्वायर बाय 2g, u परपेंडिकुलर स्क्वायर बाय 2g, g मतलब a परपेंडिकुलर, ठीक है। ऐसा फॉर्मूला हम लोग थ्योरी में पढ़ेंगे या पढ़े हैं, ठीक है। तो बस तो एक काम करते हैं, यहाँ टाइम ऑफ फ्लाइट का वैल्यू 2 है ना, तो इससे हम लोग को ये पता चल जाएगा कि at का बदले हम लोग t मतलब a परपेंडिकुलर इज़ नथिंग बट u परपेंडिकुलर, ठीक है। तो a परपेंडिकुलर का बदले u परपेंडिकुलर का पुट करें तो u परपेंडिकुलर बाय 2 इतना हो गया, तो यानी u परपेंडिकुलर कितना हो गया 10 हो गया, ठीक है। तो u पैरेलल 10 है, u परपेंडिकुलर भी 10 है, तो u पैरेलल अब तक ड्रॉ कर लेते हैं आप, तो ये अगर इंक्लाइन है, ठीक है, तो u पैरेलल 10 है, अप द इंक्लाइन बोला है, ठीक है, तो ऊपर ड्रॉ कर लो, फ़र्क नहीं पड़ता उससे, लेकिन u पैरेलल 10 है और u परपेंडिकुलर भी 10 है, ठीक है। तो रिजल्टेंट कितना हो जाएगा 10√2, ऑप्शन बी, ठीक है। अ पार्टिकल a इज प्रोजेक्टेड विथ स्पीड va फ्रॉम अ पॉइंट मेकिंग एन एंगल 60 डिग्री विथ हॉरिजॉन्टल, एट द सेम इंस्टेंट अ सेकंड पार्टिकल b इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड फ्रॉम ए पॉइंट ऑन डायरेक्टली बिलो द मैक्सिमम हाइट ऑफ द पैरेलल, ठीक है। तो a का पैराबोलिक पाथ बनाओ, जिस समय a को यहाँ से फेंका कि उसी समय b को, a का जो टॉप मोस्ट पॉइंट है पाथ का, वहाँ से उसके जस्ट नीचे से फेंका गया ग्राउंड से, ठीक है ना। तो यहाँ से vv हुआ, यहाँ से va हुआ, ठीक है। ये t इक्वल टू 0 है ना। फिर कुछ देर के बाद या t इक्वल टू 0 पे ऐसा सिचुएशन है, दोनों यहाँ के यहाँ पहुँचेंगे t इक्वल टू कितने देर में, कुछ देर बाद, ठीक है ना। तो कुछ टाइम के बाद आपको पता है कि दोनों यहाँ पहुँचने वाले हैं, ठीक है, क्योंकि क्या बोला कि आपको दोनों टकरा रहे हैं। अब टकरा रहे तो देखो इसका पाथ ऐसा रहेगा b वाले का, a वाले का पाथ ऐसा है, तो दोनों का पाथ जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं वहीं पे टकरा सकते हैं ना। तो ये आपका कोलिजन पॉइंट है, समझ में आ रही बात, ठीक है ना। तो यहीं पे टकरा रहे हैं ना। अब देखो यहाँ से यहाँ a गया, तो a का डिस्प्लेसमेंट आप बोलोगे इतना है, b यहाँ से यहाँ गया तो b का डिस्प्लेसमेंट इतना है, तो क्या दोनों का डिस्प्लेसमेंट इक्वल है, नहीं, लेकिन a का डिस्प्लेसमेंट का वर्टिकल कंपोनेंट और b का डिस्प्लेसमेंट वर्टिकल कंपोनेंट इक्वल है, क्योंकि a का डिस्प्लेसमेंट ऐसा है तो उसका हॉरिजॉन्टल ऐसा हुआ, वर्टिकल ऐसा हुआ, और b का तो सिर्फ वर्टिकल ऐसा है, ठीक है ना। तो यानी a का वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट और b का वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट सेम, a का वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट और b का वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट सेम है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ a अलॉन्ग y इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ b अलॉन्ग y, ठीक है, ओके। अब इसमें लिखते हैं इनिशियल वेलोसिटी ऑफ a अलॉन्ग y ut माइनस हाफ एक्सेलरेशन ऑफ a अलॉन्ग y g होगा, ठीक है, ये हो जाएगा वैसे b का y के अलॉन्ग, तो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ b अलॉन्ग y t है ना माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। अब दोनों में g क्यों आ रहा है, क्योंकि दोनों का वर्टिकल एक्सेलरेशन तो g डाउनवर्ड है, ठीक है। तो इससे हम लोग बोल सकते हैं इनिशियल वेलोसिटी ऑफ a अपवर्ड y डायरेक्शन में इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी ऑफ b अलॉन्ग y डायरेक्शन। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ a अलॉन्ग y डायरेक्शन कितना हो जाएगा, ये एंगल है 60, तो va साइन 60, और b का कितना बोला गया है, vv बोला गया है, ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी है ना। तो va बाई vv कितना हो जाएगा 2/√3। और पार्टिकल ऑफ मास m इज एट रेस्ट, इट इज सब्जेक्टेड टू फोर्स इतना, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग चलो उससे बनाते हैं, किससे, एलिमिनेट करके। नॉर्मल मेथड से ही बन जाएगा, लेकिन एलिमिनेशन वाला मेथड भी दिखाना है मुझे। तो अब देखो यहाँ पे फोर्स आप देखोगे तो फोर्स इज नथिंग बट F0/e⁻bt। अब चाहे t के वैल्यू कुछ ही पुट कर दो, दिस विल बी ऑलवेज पॉजिटिव, क्योंकि e तो पॉजिटिव है, F0 पॉजिटिव है, दिस विल ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है। तो फोर्स इज ऑलवेज पॉजिटिव, दिस इंप्लाइज एक्सेलरेशन इज ऑलवेज पॉजिटिव, दिस इंप्लाइज वेलोसिटी विल ऑलवेज इंक्रीज एंड नेवर डिक्रीज। तो यहाँ पे डिक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग, ये दोनों एलिमिनेट हो गया, इंक्रीजिंग वाला है, ये दोनों हमेशा इंक्रीजिंग, ये भी हमेशा इंक्रीजिंग है, ठीक है। याद रखना ये इसके तरफ असिम्प्टोट वाला बिहेवियर है ना, तो मतलब हमेशा इसके तरफ जाते रहेगा, एक्जैक्टली इसको अटेंड नहीं करवाएगा लेकिन तरफ जाते रहेगा। तो ये दोनों इंक्रीजिंग ग्राफ है, ठीक है। तो वेलोसिटी हमेशा इनकी इसमें हो रहा है। तो अब याद रखना y एक्सिस में वेलोसिटी प्लॉटेड है, तो यानी ये चीज़ वेलोसिटी होना चाहिए, क्योंकि
ये वाई एक्सिस में कोई पॉइंट है, मतलब ये चीज़ वेलोसिटी के बराबर होना चाहिए, ठीक है ना। अब यानी इसका डायमेंशन वेलोसिटी के बराबर होना चाहिए। अभी क्या है, एफ नॉट बाय एम क्या हो जाएगा, एफ फोर्स पे मास एक्सीलरेशन हो जाएगा। अब वेलोसिटी क्या होता है, एक्सीलरेशन इंटू टाइम होता है ना। यानी बी का डायमेंशन टाइम के बराबर होना चाहिए, लेकिन बी इंटू टी डायमेंशन लेस होना चाहिए, क्योंकि प्योर नंबर का कोई पावर है तो प्योर नंबर का पावर क्या होगा, डायमेंशन लेस होगा। तो बी इंटू टी डायमेंशन लेस है, मतलब बी का डायमेंशन 1/t, ठीक है। तो यहाँ पे ये बी का डायमेंशन 1/t है, तो ये चीज़ a/t है। a/t वेलोसिटी नहीं देता, लेकिन यहाँ पे एफ नॉट बाय एम फिर से a है और 1/b का बदले t लिख सकते हैं, तो ये एक्सीलरेशन टू टाइम वेलोसिटी देता है। तो इसका डायमेंशन वेलोसिटी के बराबर है, यानी ऑप्शन 4 मैच कर रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 में ट्रॉली इज मूविंग हॉरिजॉन्टली विद ए कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू अर्थ, ठीक है। अ मैन स्टार्ट्स रनिंग फ्रॉम वन एंड ऑफ द ट्रॉली विद वेलोसिटी 1.5 v विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली। तो ट्रॉली को रेस्ट पे मान लिया कर, तो मैन 1.5 v से एक एंड से चलना स्टार्ट किया, ट्रॉली रेस्ट पे है, ठीक है। तो ट्रॉली पे अगर बैठ जाओ तो मैन आपको यहाँ से यहाँ चलते हुए दिखेगा, फिर यहाँ से यहाँ चलते हुए दिखेगा, क्वेश्चन में यही बोला है, ठीक है ना। तो यहाँ से यहाँ जाने में मैन को कितना टाइम लगेगा, लेंथ कितना कवर करेगा, यहाँ से यहाँ जाने में मैन इतना कवर करेगा, और वेलोसिटी कितना है, तो रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट बाय रिलेटिव वेलोसिटी इतना कवर करेगा, ठीक है। यहाँ पहुँचने का तो उल्टा चला, आफ्टर रीचिंग द अपोजिट एंड द मैन रिटर्न्स बैक एंड कंटिन्यूज विथ सेम रिलेटिव वेलोसिटी, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ जाने में इतना टाइम लगा था, फिर से उल्टा आने में भी, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट वही रहेगा और वेलोसिटी वही रहेगा, रिलेटिव वेलोसिटी तो सेम टाइम लगे, ठीक है ना। तो टाइम ऑफ ट्रैवल ऑफ मैन इतना है, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 12/1.5b, तो टाइम ऑफ ट्रैवल ऑफ मैन इतना है, ठीक है ना। तो इतने टाइम में ट्रॉली का डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू अर्थ कितना है, तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ ट्रॉली विद रिस्पेक्ट टू अर्थ विल बी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ ट्रॉली विद रिस्पेक्ट टू मैन, सॉरी डिस्प्लेसमेंट ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू अर्थ पूछा है, तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू अर्थ हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली प्लस डिस्प्लेसमेंट ऑफ ट्रॉली विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ट्रॉली के रिस्पेक्ट में मैन का डिस्प्लेसमेंट 0 है, क्योंकि मैन स्टार्ट किया था लेफ्ट हैंड से ऑफ द ट्रॉली में, और ट्रॉली भले ग्राउंड में कहीं पहुंच गया हो, यहाँ पहुंच गया हो अभी भी, लेकिन मैन ट्रॉली के लेफ्ट हैंड में ही है। तो अगर आप ट्रॉली पे बैठे रहोगे तो आपको मैन हमेशा उतनी दूर दिखेगा जितना दूर पहले था, ठीक है। तो मैन का डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली 0 है। डिस्प्लेसमेंट ऑफ ट्रॉली विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट या टाइम ऑफ ट्रैवल। अब वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना है, v है, और टाइम का वैल्यू कितना निकाले हम लोग 12/1.5b, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4l/3, यानी ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 14 में एन एलिवेटर यानी लिफ्ट इज मूविंग अपवर्ड विद यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन ऑफ 2 एट द इंस्टेंट व्हेन इट्स वेलोसिटी 2 अपवर्ड्स अ बॉल इज थ्रोन अपवर्ड फ्रॉम द फ्लोर, ठीक है। याद रखना, एक बार बॉल हवा में है तो उसका एक्सीलरेशन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो एक्सीलरेशन ऑफ बॉल विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना हो जाएगा, g डाउनवर्ड, ठीक है। तो एक्सीलरेशन ऑफ बॉल विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली हो जाएगा एक्सीलरेशन ऑफ बॉल विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड प्लस एक्सीलरेशन ऑफ ग्राउंड विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली, ठीक है। या इसी को हम लोग लिखते हैं ये bg माइनस एक्सीलरेशन ऑफ ट्रॉली विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ठीक है। तो एक्सीलरेशन ऑफ बॉल विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है 10 डाउनवर्ड, एक्सीलरेशन ऑफ ट्रॉली विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है 2 अपवर्ड, तो 2 अपवर्ड को डाउनवर्ड करेंगे तो माइनस एंड प्लस हो जाएगा, तो 12 डाउनवर्ड हो जाएगा, ठीक है। तो एक्सीलरेशन ऑफ बॉल विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली कितना है 12 डाउनवर्ड, ठीक है ना। तो अगर ट्रॉली को आप रेस्ट में मानो विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली, देखो आप चीज़ों को, ठीक है ना। तो बॉल का इनिशियल वेलोसिटी कितना है, वही तो पूछा गया है, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ बॉल रिलेटिव टू द लिफ्ट, ठीक है ना। तो मान लो बॉल को यू से फेंका गया, बॉल का एक्सेलेरेशन कितना मिलेगा हमें, कितना मिलेगा 12 मिलेगा, क्योंकि ट्रॉली को रेस्ट पे मान लिए, तो विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली एक्सेलेरेशन लेना होगा, विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली कितना है 12 डाउनवर्ड, ठीक है ना। तो आपको टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हो जाएगा, दोनों पर अपोजिट डायरेक्शन में, तो ट्वाइस ऑफ इनिशियल वेलोसिटी। टाइम ऑफ फ्लाइट हमेशा 2u/ay है ना, तो u कितना है नहीं पता, ay कितना है, तो u/6 हो गया। टाइम ऑफ फ्लाइट कितना था, टाइम ऑफ फ्लाइट था 2 सेकेंड, ठीक है। तो ये 2 सेकेंड है, तो u कितना आ जाएगा 12 मीटर पर सेकेंड। ऑफकोर्स हम लोगों ने u ऊपर माना था, तो 12 अपवर्ड आएगा, ठीक है। अ फ्लैग इज माउंटेड ऑन कार मूविंग टुवर्ड्स नॉर्थ विद वेलोसिटी इतना, ठीक है। अगर ये कार है, मान लो कार बहुत ख़राब बना, ये कार है मान लो, ये अगर सपोज इस तरफ जा रहा है, तो इसमें जो फ्लैग होगा वो उल्टे डायरेक्शन में फ्लैटर करेगा, ठीक है। आप ये देखते हो तो कॉमन सेंस से बोल सकते हैं हम लोग, है ना। वैसे विंड के केस में उल्टा होता है। विंड के केस में क्या होगा, अगर विंड इस तरफ फ्लो हो रहा है, मान लो विंड अगर इस तरफ है, तो आपका फ्लैग भी इस तरफ ही पॉइंट करेगा, ठीक है ना। तो विंड जिस डायरेक्शन में उस तरफ फ्लैग करेगा, और कार जिस डायरेक्शन में जा रहा है उसके अपोजिट करेगा, ठीक है। समझ में आई बात। चलो ये बेसिक चीज़ क्लियर हो गया, तो यहीं पे करते हैं हम लोग। कार जा रहा है नॉर्थ की तरफ 20 से, तो कार के मोशन के कारण फ्लैग पे आएगा 20 टुवर्ड साउथ, ठीक है। विंड जो ब्लो हो रहा है वो ईस्ट की तरफ ब्लो हो रहा है 20 से, तो इस विंड वाला तो एग्जैक्टली एज इट इज डाल देंगे, ठीक है। ड्यू टू विंड और ये ड्यू टू कार मोशन, कार नॉर्थ की तरफ जा रहा है तो साउथ की तरफ, ठीक है। ये साउथ है, ये ईस्ट है, तो रिजल्ट किस तरफ आएगा इसका, साउथ ईस्ट डायरेक्शन, ठीक है। क्योंकि
2020 मतलब इक्वल है तो 45 डिग्री मतलब साउथ ईस्ट, ठीक है, ऑप्शन सी सही है ना। तो इस डायरेक्शन में फ्लैग पॉइंट करेगा, ठीक है। 3 शिप्स ए बी सी आर इन मोशन, तो ए का विद रिस्पेक्ट टू बी दिया हुआ है, तो वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, बी नॉर्थ ईस्ट, ठीक है, ये मैग्नीट्यूड ये डायरेक्शन। वैसे वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू सी दिया हुआ है वी नॉर्थ वेस्ट, तो ए रिलेटिव टू ए सी विल बी, यानी सी का मोशन ए पे बैठ के देखेंगे तो क्या आ जाएगा, तो वेलोसिटी ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू ए पूछा है, तो वेलोसिटी ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू बी प्लस वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, ठीक है। तो ए बी दिया हुआ है या बी सी दिया हुआ है, बी सी कितना है, इतना दिया हुआ है ना, तो सी बी मतलब उसका उल्टा, उल्टा मतलब क्या, डायरेक्शन को उल्टा कर देंगे, तो इसको उल्टा करना है मतलब वी को एज इट इज लिख दो, नॉर्थ वेस्ट का नॉर्थ का उल्टा साउथ, वेस्ट का उल्टा ईस्ट। वैसे इसको देखेंगे वी बी ए बी दिया हुआ है, वी ए बी दिया हुआ है इतना, तो बी ए हो जाएगा इसका उल्टा, तो नॉर्थ का उल्टा साउथ, ईस्ट का उल्टा वेस्ट, ठीक है। तो अगर इसको देखें तो ये है वी साउथ ईस्ट डायरेक्शन में, तो ईस्ट इधर साउथ इधर, तो ऐसा है वी, और इसमें ऐड करेंगे साउथ वेस्ट डायरेक्शन ऐसा है, ठीक है। तो ऑफकोर्स इन दोनों का रिजल्टेंट ऐसा है कि हॉरिजॉन्टल वाला एक्स वाला कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ वाई वाला बचे, ठीक है। तो ये किस डायरेक्शन में, साउथ के अलोंग है, तो ऑप्शन बी। विंड इज ब्लोइंग इन द नॉर्थ डायरेक्शन विथ स्पीड 2 विच कॉजेज रेन टू फॉल एट सम एंगल विथ वर्टिकल, तो विच कॉजेज रेन टू फॉल एट सम एंगल विथ वर्टिकल मतलब विदाउट विंड, अगर विंड नहीं था तो रेन वर्टिकली गिर रहा था। विथ व्हाट वेलोसिटी शुड द साइक्लिस्ट ड्राइव सो दैट रेन अपीयर्स टू हिम वर्टिकल, ठीक है। तो विंड 2 से फ्लो हो रहा है, रेन ऐसा गिर रहा है, तो विथ विंड, तो हमें पता है विथ विंड तो रेन ऐसा नहीं दिखेगा, अगर विंड इस तरफ फ्लो हो रहा होगा तो रेन ऐसा दिखेगा जाते हुए, ये ड्यू टू विंड है जो नॉर्मली या विदाउट विंड जो गिर रहा था, ठीक है ना। तो विंड अगर विंड इस तरफ 2 से फ्लो हो रहा है, ठीक है ना, तो विंड वाला वेलोसिटी इसमें ऐड हो जाएगा, रेन में इम्पार्टेड हो जाएगा, ठीक है। जस्ट तक रिवर में आप जाओगे तो रिवर वाला ऐड हो जाता है आप में, वैसे विंड रेन ड्रॉप्स को बहुत हल्का मान लो, तो विंड रेन ड्रॉप्स में सिमिलर वेलोसिटी इम्पार्ट करेगा, ठीक है। तो अगर आपको ये है वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, आपको ये नहीं देखना है, ये तो दिखेगा अगर आप रेस्ट पे रहो तो, ठीक है, आपको सिर्फ ये देखना है, वर्टिकल देखना है। तो वर्टिकल देखने के लिए एक्चुअली में अभी रेन के पास ये भी है, ये भी है, ठीक है, लेकिन आपको ये नहीं देखना है, तो ये नहीं देखना है तो इसको मैच करो, तो यानी साइक्लिस्ट जो होगा उसका हॉरिजॉन्टल कितना होना चाहिए, सेम डायरेक्शन में 2 होना चाहिए, तभी तो ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, मतलब साइक्लिस्ट को ये वाला 2 दिखेगा ही नहीं क्योंकि सेम है, सिर्फ ये वाला दिखेगा। तो साइक्लिस्ट का वेलोसिटी होना चाहिए 2, किस तरफ, विंड की तरफ, जो यानी विंड का वेलोसिटी वही अगर साइक्लिस्ट का वेलोसिटी हो जाए तो आप उसको रेन वर्टिकल आते हुए दिखेगा, ठीक है। अ बोट हैविंग स्पीड 5 इन स्टिल वाटर क्रॉसेस अ रिवर ऑफ विथ 1 अलॉन्ग द शॉर्टेस्ट पाथ, तो शॉर्टेस्ट पाथ के अलॉन्ग क्रॉस किया है, शॉर्टेस्ट पाथ मतलब ये होता है यहाँ से यहाँ, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इधर है ना, ठीक है। एक्चुअली में देखेंगे तो ग्राउंड में बैठ के तो बोट ऐसे आते हुए दिखेगा, लेकिन बोट ट्राई तो करो कहीं और जाने का, बोट ट्राई कर रहा है मान लो इधर जाने का, और उसको रिवर ढकेल दिया इधर, रिवर फ्लो ऐसा है, वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ठीक है। तो रिवर फ्लो कितना है, रिवर फ्लो में नहीं दिया, वही पता करना है, तो रिवर फ्लो वी ए मान लो, है ना। ये कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 5, ये वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर इन स्टिल वाटर मतलब विद रिस्पेक्ट टू रिवर, ठीक है। अगर रिवर फ्लो नहीं होता तो बोट ऐसा चला जाता, लेकिन रिवर फ्लो हो रहा है तो रिवर भी इसको कुछ धकेल देगा, तो ओवरऑल बोट ऐसे आते हुए दिखेगा, ठीक है। ओके, ये खाली वेक्टर डायग्राम है ना, ये मत सोचना कि बोट ऐसे जाएगा फिर ऐसे होगा, हर मोमेंट में ऐसे 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 हो रहा है, मतलब ओवरऑल बोट ऐसे आते हुए दिखेगा हमें हमेशा के लिए, ठीक है। तो ये ठीक है, तो हम लोग को अब ये निकाल सकते हैं, ये तो वर्टिकल कॉम्पोनेंट है, तो ये वाला कॉम्पोनेंट निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर क्या होता है, टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर इस केस में क्या होता है, विड्थ ऑफ द रिवर डिवाइडेड बाय, क्योंकि ये तो विथ के लॉन्ग वाला वेलोसिटी है ना, ठीक है ना। टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर 15 मिनट, यानी 15/60 आवर, विथ ऑफ रिवर दिया हुआ है 1 किलोमीटर, तो वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना हो जाएगा 4, ठीक है। तो ये हो गया 4, तो ये 4 ये 5 ये 90 है, तो ये कितना हो जाएगा 3, तो वेलोसिटी ऑफ रिवर 3 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। 2 stones are thrown simultaneously from the edge of a cliff to 40 मीटर हाई with initial speed of 10 मीटर एंड 40 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। मान लो ये क्लिफ है, ठीक है, ये है y = 0 है ना, यहाँ से फेंका गया है, तो एक को 40 से फेंका गया है, ठीक है। तो इसका डिस्प्लेसमेंट लिखे अगर, तो डिस्प्लेसमेंट कैसे लिखते हैं, ut + ½ स्क्वायर करके लिखते हैं डिस्प्लेसमेंट, है ना। तो इसका अगर डिस्प्लेसमेंट लिखे तो u कितना है 40 है, तो ut + ½ स्क्वायर, अब याद रखना एक्सेलरेशन तो डाउनवर्ड रहेगा g का, ठीक है, तो हाफ हो जाएगा -5t इसको, ठीक है। ये हो गया डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना, डिस्प्लेसमेंट ऑफ फर्स्ट पार्टिकल, है ना। वैसे डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेकंड, इसको सेकंड बोल रहा है, ठीक है ना। फर्स्ट पार्टिकल का है 10, तो फर्स्ट पार्टिकल ये है, इसको 10 से फेंके, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट ऑफ फर्स्ट पार्टिकल हो जाएगा सिमिलर कॉन्सेप्ट से, सिमिलर लॉजिक से, ऐसा क्लियर है। डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेकंड पार्टिकल ये यूज़ करेंगे, फर्स्ट पार्टिकल ये यूज़ करेंगे, ठीक है ना। अब y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस को प्लॉट करना है ना। अब डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा,
डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेकेंड पार्टिकल हो जाएगा पोजीशन ऑफ सेकेंड पार्टिकल एट एनी टाइम माइनस पोजीशन ऑफ सेकेंड पार्टिकल का इनिशियल वैल्यू, वो कितना हो जाएगा, हाइट ऑफ क्लिफ के बराबर जो कि है 240। वैसे डिस्प्लेसमेंट ऑफ फर्स्ट पार्टिकल क्या हो जाएगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ फर्स्ट पार्टिकल माइनस इनिशियल। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल, इनिशियल वाई कोऑर्डिनेट इतना है, ठीक है। तो आप देख सकते हो यहाँ से y2 माइनस y1 है ना। डिस्प्लेसमेंट होता है फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, इनिशियली कितना है, इनिशियल वाई कोऑर्डिनेट दोनों का कितना है 240, ठीक है। तो y2 माइनस y1 करें अगर, तो यहाँ से सिंपली आ जाएगा ये 30t। तो y2 माइनस y1 वर्सेस t का ग्राफ कैसा है, लीनियर है, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे ध्यान देना कि इन दोनों में से पहले कौन ग्राउंड पहुँच जाएगा, 10 मीटर पर सेकंड जिसको फेंकेंगे उसका कम स्पीड से फेंके तो कम हाइट जाएगा, जल्दी ग्राउंड पहुँचेगा, तो ज़्यादा हाइट जाएगा तो लेट से ग्राउंड पहुँचेगा, ठीक है ना। तो वंस पार्टिकल 1 रीचेस ग्राउंड, तो एक बार पार्टिकल 1 ग्राउंड पहुँच जाए, रीचेस ग्राउंड, ठीक है ना, तो उसके बाद आपका डिस्प्लेसमेंट या y1 क्या हो जाएगा, हमेशा के लिए 0 हो जाएगा, क्योंकि एक बार ग्राउंड पहुंच गया, आपको क्वेश्चन में बोल दिया गया है कि टकरा के रिबाउंड उबाउंड नहीं हो रहा है, ठीक है ना। तो रिबाउंड उबाउंड नहीं हो रहा है तो ग्राउंड पहुंच के चिपक गया वहाँ से, तो y1 क्या हो जाएगा, हमेशा के लिए 0 हो जाएगा, ठीक है। और y2 तो अभी भी इसी लॉजिक से कितना हो जाएगा, y2 यहाँ से आपको दिख ही रहा है 40t माइनस 5t स्क्वायर प्लस 240, ठीक है। तो अभी अगर आप y2 माइनस y1 करो, अभी y2 माइनस y1 करेंगे तो यही आएगा, y2 के बराबर ही आएगा, है ना, विच इज़ पैराबोलिक। y2 कैसा ग्राफ है, पैराबोला है, ठीक है ना। तो एक बार पार्टिकल 1 ग्राउंड पहुंच जाएगा उसके बाद पैराबोलिक शेप आएगा, और जब तक पार्टिकल 1 ग्राउंड नहीं पहुंचा तब तक लीनियर आएगा, ठीक है। तो पहले लीनियर आएगा बाद में पैराबोलिक आएगा, तो पहले लीनियर और पैराबोलिक है, तो ये दोनों ऑप्शन लिमिट हो गए, खाली ये दोनों हो सकता है, ठीक है ना। इसमें भी जो पैराबोलिक वाला पाथ है, इन दोनों में क्या फ़र्क है, इसमें अगर आप देखोगे तो स्लोप का मैग्नीट्यूड, स्लोप क्या हो रहा है, वर्टिकल होते जा रहा है, और यानी मैग्नीट्यूड वाइज स्लोप बढ़ रहा है, ठीक है। और यहाँ पे स्लोप जो होगा हॉरिजॉन्टल होते जा रहा है ना, तो मैग्नीट्यूड वाइज स्लोप घट रहा है, ठीक है। अब इस पार्ट का स्लोप मतलब इसका डिफरेंशिएशन, यही तो है, यानी y2 का डिफरेंशिएशन, इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, इसको डिफरेंशिएट करोगे आप तो आपको क्या मिलेगा, इसको डिफरेंशिएट करोगे तो आप सेकंड वाले पार्टिकल का स्पीड मिलेगा। तो सेकंड वाला पार्टिकल जब ग्राउंड में टकराने वाला है, क्योंकि इसके बाद ग्राफ 0 हो गया, यानी दोनों ग्राउंड पहुँच गया है ना, सेकंड वाला पार्टिकल जब ग्राउंड में टकराने वाला है तब उसका वेलोसिटी क्या रहेगा, उसका वेलोसिटी तो बढ़ता जाएगा ना मैग्नीट्यूड वाइज, ठीक है। तो सेकंड वाला पार्टिकल जब ग्राउंड टकरा रहा है उसका वेलोसिटी मैग्नीट्यूड वाइज बढ़ता रहेगा, तो इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा 1। तो इसको भी एक्सेस में एलिमिनेशन से बनाया हम लोग, क्योंकि 8 वो वाला टाइम होगा जब पार्टिकल 1 ग्राउंड को स्ट्राइक किया होगा, ठीक है। जो निकालने की जरूरत नहीं थी, निकालना है तो निकाल सकते हो आप, एलिमिनेशन से ही सॉल्व हो गया है, क्लियर है, बहुत हद तक, है ना। कुछ कैलकुलेशन करना पड़ा, जैसे 8 वगैरह नहीं निकाले तो एलिमिनेशन हो गया, ठीक है ना। तो ये वाला पार्ट velocity of particle 2 is increasing magnitude, तो this implies velocity of 2 का magnitude is increasing, और ये वाला implies velocity of 2 का magnitude is decreasing। लेकिन particle 2 जब ground hit करने वाला रहेगा तो ऑफकोर्स उसका स्पीड बढ़ता जा रहा होगा, ठीक है। motor boat is to reach at a point 30 degree upstream on other side of a river flowing with 5 meter per second, the angle 30 degree is measured in a direction, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन बोला गया है, ये एक रिवर है, रिवर इस तरफ फ्लो हो रहा है, ठीक है। रिवर फ्लो कितना है, 5 से फ्लो हो रहा है, ठीक है ना। एक मोटर बोट को यहाँ से यहाँ जाना है और ये एंगल बोल दिया है 30 डिग्री है वो नॉर्मल के साथ, ओके। तो अगर बोट यहाँ से यहाँ जा रहा है तो ये वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ठीक है ना। लेकिन बोट को तो कहीं और जाने की कोशिश करना होगा तब वो यहाँ पहुँच पाएगा, ठीक है ना। तो बोट कहीं और जाने की कोशिश कर रहा, मान लो ये पॉइंट, वो पॉइंट ये है, ठीक है, और ये है ये वाला, है ना, ठीक है। तो ये है वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये है वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर, और ये है वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ठीक है। ये 30 है, 90 है, 60 है ना, ये 60 मतलब ये 120। तो हम लोग यहाँ पे ये बोल सकते हैं वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड हो जाएगा, या वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ठीक है। बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर निकालना है तो बोट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस रिवर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ठीक है, ओके। तो बोट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ये है वेक्टर है, और रिवर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ये है। इन दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल 30 डिग्री 120 डिग्री, ठीक है। तो अगर मैग्नीट्यूड वाइज देखें, ठीक है ना, तो डिफरेंस ऑफ वेक्टर का मैग्नीट्यूड करते हैं तो क्या आता है, माइनस साइन आता है, कॉस ऑफ एंगल 120 डिग्री। अब वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर ये हमें पता है क्या, ये है 5√3, ठीक है। तो ये 5√3 का स्क्वायर मतलब 75। वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ये हमें नहीं पता, मान लो इसको v बोल रहे हैं। वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड तो 5 दिया हुआ है, -2 इंटू वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड v, रिवर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड 5 इंटू कॉस 120 -½ तो
तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ से ये बोल सकते हैं वी स्क्वायर प्लस 5b कितना हो जाएगा, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac 200/2 है, ठीक है। तो ये 225 का 15 हो जाएगा, तो 15 माइनस 5 10, 10 में 2 गया 5, पॉजिटिव वाला लेंगे तो 5 है। तो ये जो वेलोसिटी है कितना है 5 है, ठीक है। तो ये 5 है 30 है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 cos 30 5 sin 30 यानी 5/2, और ये हो जाएगा 5 cos 30 मतलब 5 √3/। अब अगर ये पूरा एंगल अल्फा है, मान लो ये पूरा एंगल कितना है अल्फा है, ठीक है। तो इस बड़े ट्रायंगल से अगर tan अल्फा लिखे हम लोग, tan अल्फा कितना हो जाएगा, टोटल लेंथ डिवाइड बाई ये लेंथ, ये टोटल लेंथ कितना है 5 + 5/2, ठीक है, यानी 15/2 है ना, डिवाइड बाय ये लेंथ कितना है, ये लेंथ है आपका 5√3/2, ठीक है। तो यहाँ से आपका 2 कट गया, 5 × 15 √3 आ रहा है, मतलब अल्फ़ा कितना हो गया 60 डिग्री, ठीक है। अल्फ़ा कितना आ गया आपका 60 डिग्री है ना। तो अल्फ़ा 60 है मतलब ये एंगल 30 है, ये एंगल 30 है मतलब ऑप्शन सी सही है, ठीक है। बाकी चेक कर लेना किसी से मैच नहीं कर रहा है। 30 डिग्री विद रिस्पेक्ट टू लाइन ऑफ डेस्टिनेशन, ये आपका लाइन ऑफ डेस्टिनेशन हो कि इसके लॉन्ग चल रहा है वो, ठीक है। और किस तरफ ट्राई करेगा 30 डिग्री, लाइन ऑफ डेस्टिनेशन 30 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 21 में बॉल इज थ्रोन फ्रॉम टॉप ऑफ एट 36 मीटर हाई टावर विथ वेलोसिटी 5 एट एन एंगल 37, तो इसका रेंज क्या होगा, ठीक है। तो आपको क्या बोला गया है, इसका रेंज पूछा गया है, ये लेंथ, ठीक है। तो हमें पता है रेंज निकालने के लिए क्या करते हैं, रेंज निकालने के लिए आप क्या करोगे, पहले टाइम ऑफ फ्लाइट निकालोगे और उसको हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी से मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितना हो जाएगा 5 का cos 37 हो जाएगा 4/5 मतलब ये 4 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी 4 है। टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है, ठीक है ना। टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे निकालेंगे, यहाँ से यहाँ के लिए वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कितना है 36 से डाउनवर्ड, ओवरऑल डिस्प्लेसमेंट इतना है, लेकिन उसका वर्टिकल कॉम्पोनेंट 36 आएगा डाउनवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। तो SY = UIT + ½ AYT²। तो डिस्प्लेसमेंट अलॉन्ग y इतना, इनिशियल वेलोसिटी अलॉन्ग y +3, एक्सेलेरेशन अलॉन्ग y -10, ठीक है। तो ये 5t² - 3t - 36 = 0, तो -b + √b² - 4ac/2 है, ठीक है। प्लस वाला ले रहे, कोई नेगेटिव वाला लेना नहीं है, नेगेटिव टाइम यहाँ पे फ्यूचर में मीट करेगा ना, t पॉजिटिव आएगा। तो 729 का स्क्वायर 27 होता है, 27 से 30, 30/10 3 सेकंड, ठीक है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आ जाएगा 3 सेकंड, तो 4 × 12 हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 में प्लेन सी एंड बी आर फ्लाइंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी इन द सेम वर्टिकल प्लेन एट 30 and 60, तो ए 30 डिग्री पे फ्लाई कर रहा है, बी 60 पे फ्लाई कर रहा है, स्पीड ऑफ ए दिया हुआ है, t = 0 पे ए को दिखा कि बी उससे 500 मीटर दूर है, ठीक है। अब बी, हाँ, t = 0 पे ए को दिखा कि बी उससे 500 मीटर दूर है, और बी जो दिख रहा है वो परपेंडिकुलर टू ए मूव करते हुए दिख रहा है, ठीक है ना। तो ए को दिख रहा है, ए को क्या दिख रहा है कि बी का वेलोसिटी एज सीन फ्रॉम ए इज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी ऑफ ए, ये क्वेश्चन ने बोला गया, इस लाइन का मतलब यही है। ऑब्जर्वर सीज बी, यानी ए बी को देख रहा है, तो उसका वेलोसिटी यानी रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए इज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी ऑफ ए, ठीक है। इसका मतलब क्या है, डॉट प्रोडक्ट 0 कर दो, उसका डॉट प्रोडक्ट विथ ए, ठीक है। सीधा सीधा लिखता हूँ मैं, तो ये हो जाएगा VB.VA यानी VA cos थीटा माइनस VA², क्योंकि VA.VA VA² हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं VB का वैल्यू कितना हो जाएगा VA/cos थीटा, और A और B का वेलोसिटी के बीच में एंगल कितना है 60 और 30 का डिफरेंस, क्योंकि B का वेलोसिटी ऐसा है, A का वेलोसिटी 30 डिग्री पे, देखो ना, A तो 30 डिग्री पे जा रहा है ना, तो एंगल कितना है इनके बीच का 30 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग ये बोल सकते हैं कि VA का वैल्यू, क्वेश्चन पढ़ेंगे तो VA का वैल्यू कितना था, ये तो दिख ही नहीं रहा, ये गायब हो गया, हाँ। VA का वैल्यू कितना है 100√3, ठीक है। VA का वैल्यू 100√3 डिवाइडेड बाय cos 30, ठीक है, क्योंकि एंगल बिटवीन ए एंड बी 30 है ना। तो ये हो जाएगा 100√3 डिवाइडेड बाय cos 30, cos 30 होता है √3/2 मतलब 200, तो वेलोसिटी ऑफ बी 200 आया। अब यहाँ पे ध्यान दो, वेलोसिटी ऑफ बी अगर 200 आ गया है, हम लोग को क्या चाहिए, हम लोग को VBA चाहिए, क्यों, क्योंकि टाइम रिक्वायर्ड हो जाएगा पोजीशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। आपसे यही तो पूछा है क्या, बी को ए तक पहुँचने में कितना टाइम लगेगा, ठीक है, ए को बी तक पहुँचने में कितना टाइम लगेगा, मतलब दोनों को मीट करने में कितना टाइम लगेगा, क्योंकि ए जस्ट स्केप्स बिन हिट बाय बी, मतलब क्या है, ए और बी सेम पोजीशन पे इस मोमेंट में, यानी दोनों का रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट क्या है, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट क्या बोलेंगे, दोनों का पोजीशन क्या है, सेम है, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, यानी ए को रोक देंगे तो बी को ए तक जाने में जो लगेगा उसको डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए बोलेंगे, डिवाइडेड बाय ए को रोक देंगे तो वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, ठीक है ना। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू हमें पता है, क्योंकि
एक मोमेंट में बोल दिया था कि बी और ए के बीच का सेपरेशन कितना है 500 है, तो ये बी है ये ए है किसी मोमेंट में, तो बी से ए का सेपरेशन कितना है 500 है, तो ए को अगर रोक देंगे तो सिर्फ बी चलते रहेगा, तो बी को कितना कवर करना है ए तक पहुंचने के लिए 500 डिवाइडेड बाय रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू, ठीक है। तो ये तो 500 है, हमें ये निकालना है ना। वो कैसे निकालेंगे, यहाँ से निकालेंगे, ठीक है। तो वी वी माइनस वी ए, इसका अगर मैग्नीट्यूड निकालना है तो क्या हो जाएगा, वी वी स्क्वायर वी ए स्क्वायर माइनस 2 वी वी बी ए कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम जो कि 30 डिग्री है, ठीक है। वी वी कितना है 200, तो 200 का 100 को बाहर ले लेते हैं। वी ए कितना है, वी ए था आपका 100√3, तो स्क्वायर करेंगे तो 100 स्क्वायर और 3 आएगा, ठीक है। 3 को बाहर ले लेंगे, 100 को बाहर लिए हुए है, 2 वी 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 ए, तो 200 इंटू 100, ठीक है। 200 और 100 का बाहर आ गया, 100 का स्क्वायर, तो 2 बचा, इंटू वी ए हो गया cos 30√3/2 इंटू √3 भी बचेगा क्योंकि बी ए में √3 भी है, ठीक है, इंटू 100 भी है। मतलब 100 को मैं कॉमन ले लिया कैलकुलेशन आसान रखने के लिए। आप पूरा 100 पुट कर लो, 200 स्क्वायर 300 स्क्वायर वैसे करके करो तब भी आ जाए, ठीक है। 3 स्क्वायर नहीं होगा, √3 स्क्वायर होगा, तो ये 6 यानी 1 यानी 100 आएगा, ठीक है। तो वी बी ए 100 आया, तो ये कैंसर कितना आ जाएगा आपका 5 सेकेंड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 में मैन विशेस टू स्विम अक्रॉस ए 400 मीटर वाइड रिवर फ्लोइंग एट ए स्पीड ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड, तो उसको डायरेक्टली अपोजिट पॉइंट पहुंचना है और कितने टाइम में पहुंच रहा है, नॉट ग्रेटर देन 100 सेकेंड्स, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ पहुंचा है वो, ये वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर, सॉरी ग्राउंड, वेलोसिटी ऑफ मैन एज सीन फ्रॉम ग्राउंड, और इसको कितना टाइम लगा, 100 सेकेंड लगा, है ना। तो इस डायरेक्शन, अब देखो रिवर अगर ऐसा फ्लो हो रहा है, वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, और रिवर कितना से फ्लो हो रहा है, रिवर फ्लो हो रहा है 3 से, ठीक है। तो मैन को ऐसे डायरेक्शन में अटेम्प्ट करना चाहिए, मैन को ऐसे डायरेक्शन में अटेंड करना चाहिए मतलब क्या बोलते हैं, ट्राई करना चाहिए वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर ऐसा होना चाहिए ताकि उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो है रिवर के कारण जो ड्रिफ्ट आ रहा होगा उसको कैंसिल कर सके और सिर्फ वर्टिकल बचे। समझ में आ रही बात, ठीक है। इसको मैं पीला कर इससे कर देता हूँ, ठीक है। ये वाला वेक्टर मतलब ये दोनों वेक्टर का सम, ठीक है। तो मैन को इस डायरेक्शन में अटेम्प्ट करना चाहिए, रिवर हॉरिजॉन्टली राइट फ्लो हो रहा है तो ओवरऑल इधर जाना चाहता है मैन, रिवर उसको ढकेल के इधर लेते आएगा तो ऐसा चल जा रहा है, ठीक है। समझो इस चीज़ को, है ना। तो ये तो 3 होने वाला है, तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट 3 होगा जो रिवर को कैंसिल करेगा। वर्टिकल वाला क्या होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये जो बताएगा इसका मैग्नीट्यूड तो वी एम जी है ना। तो टाइम टू क्रॉस द रिवर होता है विड्थ ऑफ रिवर डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। ये होता है ना, इस डायरेक्शन के अलॉन्ग डिस्प्लेसमेंट W है, इस डायरेक्शन के अलॉन्ग वेलोसिटी इतना है, ठीक है। टाइम टू क्रॉस द रिवर इज नॉट ग्रेटर देन दिस, तो टाइम टू क्रॉस द रिवर इज लेस देन 100 बोल दिया आपको, नॉट ग्रेटर देन 100 मतलब लेस देन। तो यहाँ से विथ ऑफ द रिवर आपको दिया हुआ है 400 मीटर, वे वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना आ गया, ग्रेटर देन इक्वल टू 4 आ गया, ठीक है। दिस ग्रेटर देन इक्वल टू दिस करो तो वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ग्रेटर देन 4 आ गया, ठीक है। अब इस एंगल को अगर हम थीटा बोले तो यहाँ से आप tan थीटा देखो, tan थीटा क्या होगा, tan थीटा हो जाएगा दिस बाय दिस, ये कितना है 3 है और ये कितना है VMG, तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं VMG का वैल्यू कितना है 3/tan थीटा। तो VMG का वैल्यू 3/tan थीटा अगर पुट करें तो यहाँ से हम लोग देखेंगे तो tan थीटा लेस देन इक्वल टू 3/4 आएगा, ठीक है ना। 3/4 मतलब कितना होता है, tan 37 होता है, तो यानी tan थीटा लेस देन इक्वल टू 37 डिग्री है, मतलब ये चीज़ थीटा 37 से कम आएगा, ठीक है। ओके, तो आपसे बोला गया था एंगल मेड बाय द डायरेक्शन ही स्विम्स, ये हो गया मैन का स्विम करने का डायरेक्शन, ये स्विम करने का डायरेक्शन है। इधर में एक्चुअली मैं इधर ट्राई कर रहा हूँ लेकिन चल जाएगा इधर रिवर के फ्लो के कारण, उसका फ्लो डायरेक्शन के साथ, फ्लो डायरेक्शन ये है, ठीक है। इसके बीच का एंगल पूछा है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, इसको सपोज अल्फ़ा बोल रहे हैं हम लोग, तो आप देख सकते हो अल्फ़ा क्या हो जाएगा 90 प्लस थीटा, तो अल्फ़ा का मैक्सिमम वैल्यू के लिए 90 डिग्री प्लस थीटा का मैक्सिमम वैल्यू, और थीटा का मैक्सिमम वैल्यू कितना है 37, थीटा लेस देन इक्वल टू 37 मतलब थीटा का मैक्सिमम वैल्यू कितना है 37, तो 37 और 90 कितना होता है 127, तो अल्फ़ा का मैक्सिमम वैल्यू है इतना है, तो 127 से बड़ा आंसर तो हो नहीं सकता, 127 से छोटा आंसर एक है 90 भी नहीं हो सकता, 91 डिग्री भी हो जाएगा, 90 तो नहीं होगा, क्योंकि 90 मतलब क्या हो गया, 90 मतलब समझो क्या है, 90 मतलब ये है कि रिवर ऐसे फ्लो हो रहा है और मैन इधर स्विम करने की कोशिश कर रहा है, मैन अगर इधर स्विम करने की कोशिश करेगा तो रिवर ऐसे फ्लो के तो मैन को ऐसा लेते जाएगा, तब तो कभी यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ पहुँच ही नहीं पाएगा, कुछ ना कुछ ड्रिफ्ट हो जाएगा, तो 90 पॉसिबल नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा 127, क्योंकि एक्चुअली में आंसर आपका 90 से लेके 127 तक कुछ भी हो सकता है, ठीक है। 90 से लेकर 90 के इक्वल नहीं हो सकता। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 24, अ पार्टिकल मूव्स इन xy प्लेन सच दैट उसका x और y कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, तो देन एट व्हाट डिस्टेंस व्हाट इंस्टेड ऑफ टाइम विल इट्स वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन विल बी परपेंडिकुलर, ठीक है। तो पोजीशन वेक्टर आपको दिया हुआ है t³ i कैप और t³ माइनस 2t j कैप, ठीक है। वेलोसिटी क्या हो जाएगा, इसको डिफ्रेंशिएट करो तो 3t² i कैप और इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो
3, ये टी स्क्वायर था सॉरी, तो ये 2t हो जाएगा, तो वेलोसिटी हो जाएगा 2t आई कैप और ये हो जाएगा 3t स्क्वायर माइनस 2 जे कैप। एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, इसको डिफ्रेंशिएट करें, 2t का डिफ्रेंशिएट 2 हो जाएगा और ये हो जाएगा 60। ठीक है, ए डॉट वी हम लोग को जीरो करना है क्योंकि परपेंडिकुलर चाहिए ए और वी, ए और वी परपेंडिकुलर मतलब ए डॉट वी जीरो होगा, है ना। तो ए डॉट वी का वैल्यू यहाँ से देखेंगे तो दिस डॉट दिस करेंगे तो 40 आएगा और इस दोनों का करेंगे तो दिस इंटू दिस 6 18 टी क्यूब और माइनस 12t। ठीक है, परपेंडिकुलर मतलब ये चीज़ जीरो होगा, तो 18t स्क्वायर माइनस 8t। ठीक है, तो t का वैल्यू कितना आ गया यहाँ से 8, तो t का वैल्यू कितना हो जाएगा 2/3, यानी ऑप्शन बी सही है ना। क्वेश्चन नंबर 25 में बॉल इज थ्रोन एट एन एंगल थीटा होना चाहिए अप, तो थीटा एंगल फेंके है, इस पॉइंट को हिट किया है, कोऑर्डिनेट से क्या है l, है। ठीक है, तो ये क्या है 0,0 से फेंकेंगे तभी तो l होगा, है ना। इसको 0 बोलेंगे तभी तो ये पॉइंट का x कोऑर्डिनेट l होगा और इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट और x कोऑर्डिनेट दोनों l होगा। ठीक है, तो आपको बोला गया है उसका इनिशियल स्पीड क्या होगा, u का वैल्यू पूछा है, तो आपको ट्रैजेक्टरी का इक्वेशन में पुट करना होगा ये पॉइंट को, है ना। बस तो ट्रैजेक्टरी का इक्वेशन क्या होता है, y इक्वल टू x tan थीटा माइनस gx स्क्वायर बाय 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, y का वैल्यू कितना है, y का वैल्यू है यहाँ से l, x का वैल्यू भी l, tan थीटा माइनस gx स्क्वायर, x भी l हो जाएगा डिवाइडेड बाय 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे u का वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, चेक कर लेना b आएगा। ठीक है ना, तो जो भी चीज़ समझ में नहीं आएगा कमेंट में पूछना। अब थ्योरी डिस्कस करते हैं हम लोग, 2D मोशन का रिवीजन करते हैं यहाँ पे। तो r वेक्टर को पोजीशन वेक्टर बोलते हैं, वेलोसिटी वेक्टर चाहिए तो इसको डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू टाइम, एक्सेलरेशन वेक्टर चाहिए तो वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ये हो गया r, v और a का डेफिनेशंस। ठीक है ना, r बोलते हैं पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर मतलब पार्टिकल का पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। ठीक है, अब अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो ये 3 फॉर्मूलाज हम लोग यूज़ करेंगे, अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है तो ऑफ कोर्स इनको इंटीग्रेट डिफरेंशिएट करेंगे जैसा रिक्वायरमेंट। ठीक है, अब यहाँ पे रिलेटिव मोशन का बेसिक कॉन्सेप्ट है, तो पोजीशन वेक्टर ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू सी विल बी इक्वल टू पोजीशन वेक्टर ऑफ, ये आया है वेक्टर डायग्राम ये वाला, जैसे सपोज ये सी है ये ए है, तो पोजीशन वेक्टर ऑफ ए का एड्रेस विद रिस्पेक्ट टू सी मतलब सी से स्टार्ट करके किधर चलना होगा, कितना चलना होगा कि ए मिल जाए। ठीक है, और बीच में कहीं बी भी है, तो ये हो जाएगा पोजीशन वेक्टर ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू सी के रिस्पेक्ट में बी का एड्रेस और फिर बी के रिस्पेक्ट में ए का एड्रेस। ठीक है, तो दिस प्लस दिस विल गिव दिस, वही यहाँ पे है। ठीक है ना, ये आर ए सी हो गया, ये हो गया आर बी सॉरी हाँ बी सी, पोजिशन बी विद रिस्पेक्ट टू सी, और ये हो जाएगा ए विद रिस्पेक्ट टू बी। ठीक है, इसको डिफरेंशिएट करेंगे वी आ जाएगा, उसको डिफरेंशिएट करेंगे ए आ जाएगा एंड सो ऑन। ठीक है, तो अब देखो इसी से हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं रीअरेंज करके, है ना। रीअरेंज नहीं, इसको ऐसे ही रहने दिए, ए बी को ऐसे रहने दिए, तो मतलब आपको एक रूल और याद रखना है, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी विल बी नेगेटिव ऑफ वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, ये एक बेसिक चीज़ है। ठीक है, तो वैसे बी सी का ऑर्डर को अगर उल्टा करेंगे तो बी सी बदले सी बी लिखेंगे तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, एक एग्जाम्पल लेते हैं, सपोज ए है एक मैन, ए का बदले मैन है और सी का बदले रिवर है। ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ मैन, ए का बदले तो मैन है और सी का बदले रिवर है। ठीक है ना, कॉमन चीज़ क्या है, मान लो ग्राउंड है ना, तो वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, वेलोसिटी ऑफ रिवर विद ग्राउंड के लिए कुछ भी हो सकता है, यहाँ मून है तो यहाँ भी मून लिखना होगा, यहाँ मार्स है तो यहाँ भी मार्स लिखना होगा, यहाँ बोट है तो यहाँ भी बोट लिखना होगा। ठीक है, जस्ट एग्जांपल, इसका एक एग्जांपल है ना, जो कि हम लोग बहुत सारे रिलेटिव मोशन क्वेश्चन में यूज़ करेंगे, जहाँ पे विंड और रेन है, रेन और मैन है, उन सब में यही फॉर्मूला यूज़ करने वाले अल्टीमेटली। ठीक है, यही सब, यही फॉर्म याद रखना बस। ये फॉर्म कैसे याद रखेंगे, ए टू सी है तो पहले ए टू बी फिर बी टू सी। ठीक है, जिससे स्टार्ट हो रहा है जिससे खत्म हो रहा है यहाँ पे, वहाँ से इससे भी स्टार्ट होगा उसी पे खत्म होगा, बीच में एक चीज़ कॉमन रहेगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे एक रिवर वाला एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं, तो रिवर में सपोज ये विड्थ ऑफ द रिवर है। ठीक है, तो मैन का वेलोसिटी यहाँ पे एग्जांपल लिया नंबर्स के साथ, सपोज रिवर का फ्लो है 3, तो कुछ बोला नहीं, ये ऑब्जर्वर के बारे में मतलब विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, यानी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में रिवर 3 मीटर पर सेकंड से इस तरफ आगे बढ़ रहा है। ठीक है, तो अगर एक मैन यहाँ पे है, उसको स्विम करके डायरेक्टली अपोजिट वन में पहुँचना है, तो ऑफकोर्स वो इस डायरेक्शन में स्ट्रोक्स नहीं मारेगा, क्योंकि इधर तो मैन अपने एफर्ट से जाएगा, लेकिन रिवर उसको राइट की तरफ ढकेल के कुछ ऐसा लेते जाएगा। तो मैन इधर जा रहा है, रिवर ऐसे ढकेल रहा है, तो कुछ ऐसा जा रहा है वो। ठीक है, तो मैन किस तरफ, मैन को अगर इधर जाना है, मतलब अगर मैन को फाइनली इधर जाते हुए इधर एक्चुअली में इधर चलना होगा, तो मैन को ट्राई एफर्ट इस तरफ मानना होगा। तो एफर्ट का डायरेक्शन ये है, इसको बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर। ठीक है, तो मान लो उसका वैल्यू 5 है ना, फॉर एग्जाम्पल, और ये 3 है, तो ये मैन इधर जाना चाह रहा है, रिवर उसको ढकेल रहा है इधर, तो इन दोनों का रिजल्ट आएगा ये। तो ये वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर, ये है वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये है वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ठीक है, ऊपर जो लिखे चीज़ वही चीज़ है, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर में वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ऐड करेंगे तो ये वेलोसिटी मिलेगा। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल अगर ये 5 है तो एंगल कितना होना चाहिए, 37 डिग्री, सॉरी 3 चाहिए ना हमें, हाँ 5 है तो 37 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, मतलब क्या है, देखो मैन के पास 5 है,
इस 5 को अब 2 कंपोनेंट में तोड़ो, 5 को हॉरिजॉन्टल वाला आ जाएगा 3, वर्टिकल वाला आ जाएगा 4। तो ये तो मैन का एफर्ट है, मैन का एफर्ट इस तरफ उसको ले जा रहा हो, इस तरफ ले जा रहा है, लेकिन रिवर का भी तो है, रिवर कितने से जा रहा है, रिवर 3 से जा रहा है ऐसे। तो मैन का एफर्ट लेफ्ट जाने का और रिवर का एफर्ट राइट जाने का, ये दोनों मिलकर कैंसिल हो जाएगा। तो ओवरऑल मैन किस तरफ जाते हुए दिखेगा आपको, ऐसा दिखेगा, एज सीन फ्रॉम ग्राउंड। ठीक है, सब चीज़ ऑब्जर्वर पे डिपेंड करता है ना। ग्राउंड से देखेंगे तो मैन ऐसे आते हुए दिखेगा, रिवर में अगर कूद जाऊँ मैं, रिवर में कूद जाऊँ और रिवर के हाथ में फ्लो होते रहूँ, अगर फिर मैं इस मैन को देखूंगा तो मैन ऐसे आते हुए दिखेगा, क्योंकि ये है वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर, जिसको स्टिल वाटर भी बोलते हैं। ठीक है, टाइम टेकन टू क्रॉस, तो क्रॉस यहाँ से यहाँ जाने के दौरान विथ मतलब परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कितना कवर कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट विथ के बराबर, और वी एम आर साइन थीटा। साइन थीटा क्या है, वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर और वेलोसिटी ऑफ रिवर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड के बीच का एंगल थीटा है, तो उसका साइन थीटा यहाँ पे यूज़ किया। ठीक है, क्योंकि वी एम आर साइन थीटा आपको इसका वर्टिकल कॉम्पोनेंट दे देगा। या देखना, ये तो आपको वर्टिकली मूव नहीं करवाने वाला है, इसका भी हॉरिजॉन्टल कॉम्पोनेंट वर्टिकली मूव नहीं करवाने वाला, तो यानी इसका वर्टिकल कॉम्पोनेंट ही रिवर क्रॉस करने में मदद करेगा। प्रोजेक्टाइल का केस देखते हैं। प्रोजेक्टाइल में हम लोग को 3 चीज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, टाइम ऑफ फ्लाइट, रेंज और एच मैक्स। ठीक है ना, चाहे कैसा भी केस हो, चाहे हॉरिजॉन्टल ग्राउंड में प्रोजेक्टाइल हो या किसी इंक्लाइन प्लेन में प्रोजेक्टाइल हो, ठीक है ना, सब केस में तीनों फॉर्मूला वैलिड है। ये आपको किसी बुक में नहीं मिलने वाला, इसलिए ध्यान से देखना इसको। ये टाइम ऑफ फ्लाइट फॉर रीचिंग द सेम लेवल, यानी जिस लेवल से फेंके उसी लेवल पे वापस पहुंचने में वो कितना टाइम लगेगा, ट्वाइस ऑफ यू परपेंडिकुलर बाय ए परपेंडिकुलर। तो इन दोनों लेवल को अगर ज्वाइन करेंगे जिस लाइन से, तो इसके इसमें ग्राउंड बन रहा है, तो ग्राउंड के अलॉन्ग वाली चीज़ को हम लोग पैरेलल बोलेंगे, ग्राउंड के परपेंडिकुलर वाली चीज़ को परपेंडिकुलर बोलेंगे। ठीक है ना, तो हमेशा हो जाएगा 2 यू परपेंडिकुलर बाय ए परपेंडिकुलर, यानी इस केस में जैसे यू परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी का परपेंडिकुलर कंपोनेंट कितना है, परपेंडिकुलर दिस लाइन यू साइन थीटा। ठीक है, पैरेलल कितना हो जाएगा, अलॉन्ग द ग्राउंड कितना हो जाएगा, यू कॉस थीटा। ठीक है, और ए परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा, जी, क्योंकि ग्राउंड के परपेंडिकुलर कितना एक्सेलरेशन कंपोनेंट, जी। ठीक है, रेंज निकालने के लिए हमेशा यू पैरेलल इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट, है ना। एच मैक्स निकालने के लिए यू परपेंडिकुलर स्क्वायर डिवाइड बाय ट्वाइस ऑफ ए परपेंडिकुलर। ठीक है, ठीक है, जैसे यहाँ पे अगर इन सब में ये फॉर्मूला पुट करें, तो यहाँ पे ये तीनों फार्मूलाज, ये तीनों वैल्यूज इसमें पुट करें, तो एच मैक्स कितना हो जाएगा, यू स्क्वायर बाय यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि यू परपेंडिकुलर आपका यू साइन थीटा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g, जो आपको पता है फॉर्मूला आप याद किए हो। ठीक है ना, वैसे रेंज भी निकाल लेना, टाइम ऑफ फ्लाइट भी निकाल लेना एंड सो ऑन। ठीक है, अब इसी का एक सेकंड एग्जांपल देखते हैं। सपोज इंक्लाइन प्लेन पे आप प्रोजेक्टाइल को फेंके, तो प्रोजेक्टाइल का इनिशियल स्पीड u है, इंक्लाइन के साथ अल्फा एंगल बना रहा है और इंक्लाइन खुद ग्राउंड के साथ थीटा एंगल बना रहा है। ठीक है ना, तो यहाँ पे याद रखना सेम लेवल मतलब ये दोनों पॉइंट हुए, तो इनको ज्वाइन करेंगे तो इंक्लाइन मिल जाएगा। तो इंक्लाइन के अलॉन्ग वाली चीज़ को पैरेलल बोलेंगे, इंक्लाइन के परपेंडिकुलर चीज़ को परपेंडिकुलर बोलेंगे। ठीक है ना, तो एच मैक्स हमेशा याद रखना, जो भी आपका लेवल आ रहा है उस लेवल से मैक्सिमम जो हाइट होता है उसको बोलते हैं, ग्राउंड से मत नापना हाइट को। ठीक है ना, जैसे यहाँ पे ये दोनों पॉइंट्स जिस लेवल पे थे उससे हाइट नापा गया, वैसे यहाँ पे इससे नापा जाएगा, हमेशा परपेंडिकुलरली नापा जाएगा। ठीक है, तो ये एच मैक्स है। यहाँ पे ऑफकोर्स सिमेट्रिकल नहीं रहेगा, यहाँ पे ये इस लाइन के ऊपर सिमेट्रिकल रहेगा, यहाँ पे सिमेट्रिकल नहीं रहेगा ग्राफ। ठीक है, तो जो भी है यू परपेंडिकुलर यहाँ पे निकालना होगा, तो मतलब इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी जो कि ऐसा है। ठीक है, इस सरफेस के परपेंडिकुलर, वैसे यू पैरेलल ये हो जाएगा, ये यू परपेंडिकुलर, ये यू पैरेलल होगा, तो यू परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा, यू साइन अल्फा, यू पैरेलल यू कॉस अल्फा। ठीक है, अब ए परपेंडिकुलर मतलब फिर से इसी सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कितना है, तो आप अगर देखोगे तो यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ मैं, एक्सेलरेशन कितना है, जी डाउनवर्ड होगा, क्योंकि फ्री फॉल में बॉल। ठीक है, जब भी बॉल के ऊपर सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है मतलब उसको फ्री फॉल बोलते हैं। ठीक है, जमीन के नीचे गिरने वाले को फ्री फॉल बोलेंगे, तो जी डाउनवर्ड है और ये एंगल कितना आएगा, ठीक है, क्योंकि वर्टिकली डाउनवर्ड है, ये परपेंडिकुलर इंक्लाइन है। ठीक है, तो थीटा आएगा, है ना, तो ये जी का परपेंडिकुलर कॉम्पोनेंट कितना आ जाएगा, जी का परपेंडिकुलर कॉम्पोनेंट हो जाएगा जी कॉस थीटा, और जी का पैरेलल कॉम्पोनेंट हो जाएगा जी। ठीक है, जी का परपेंडिकुलर कॉम्पोनेंट जी कॉस थीटा और जी का एक्सेलरेशन का पैरेलल कॉम्पोनेंट जी साइन थीटा। तो आई होप आपको थ्योरी समझ में आया होगा, क्वेश्चन तो ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो जो चीज़ समझ में नहीं आएगी कमेंट बताना। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में किसी दूसरे चैप्टर के क्रैश कोर्स के साथ। अंटिल देन बाय।